मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध की गद्दी हासिल करने में सक्षम तो रहे, परंतु उनके राजा बनने से पहले भी उनके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको यह सूचित किया था कि चंद्रगुप्त बहुत कम उम्र में अलेक्जेंडर से मिले थे, तो अभी उसी को आगे बढ़ाते हैं। यह घटना तक्षशिला में घटित हुई थी, जिसे पत्थरों से बना शहर भी कहा जाता है। यह जगह आज के इस्लामाबाद से बस 32 किलोमीटर ही दूर है और लगभग 2300 वर्ष पूर्व इस जगह पर दो युवाओं की मुलाकात हुई। उनमें से एक था अलेक्जेंडर, जो अपने समय का प्रख्यात शासक था। महज 30 साल की आयु में उसने बहुत सारी जगहों पर शासन किया हुआ था। तब हाल ही में उसने पारसी शासक डोरियस थर्ड को हराया था, साथ ही पूरे सीरिया और इजिप्ट को अपने काबू में किया हुआ था। उसकी दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी उम्र उस समय 20 वर्ष रही होगी। वे तक्षशिला में रहकर अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे थे। चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर को देखकर बस यही सोचा करते थे कि अलेक्जेंडर को इतनी ताकत और रुतबा हासिल करने में कितना समय लगा होगा। अलेक्जेंडर के साथ चंद्रगुप्त की मुलाकात ऐतिहासिक स्रोतों के बजाय पौराणिक कथाओं पर ज्यादा आधारित है। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीक की उपस्थिति से चंद्रगुप्त की दुनिया बहुत प्रभावित हुई थी। चंद्रगुप्त एक सक्षम और चतुर सैन्य और राजनीतिक शासक थे, जिन्होंने सिकंदर की तरह एक व्यापक साम्राज्य बनाया। प्लूटार्क एक ग्रीक इतिहासकार थे। उनके अनुसार चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर की एक मुलाकात हुई थी, परंतु उस मुलाकात में हालात इतने बिगड़ गए कि चंद्रगुप्त को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। एक स्रोत में यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त सिकंदर से मिलने के बाद सो गए थे और उठने पर एक शेर उनके शरीर को चाट रहा था, जो उनके भविष्य की महानता का प्रतीक था। असलियत जो भी रही हो, परंतु एक बात तो सत्य है कि चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर से बहुत प्रभावित थे और इसलिए शायद ग्रीक शासन के बारे में उन्हें जानकारी हुआ करती थी। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके दूत भारत से वापस चले गए और इससे उत्तर पश्चिम भारत में एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। इससे चंद्रगुप्त को भारत के कई भागों पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिला। अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारियों में से एक सेल्यूकस निकेटर ने भारत में ग्रीक आधिपत्य को नवीनीकृत करने की कोशिश की, लेकिन वह चंद्रगुप्त को नहीं हरा सका। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में इंडो गंगा के मैदान यानी आधुनिक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मगध राज्य से उत्पन्न होने वाले साम्राज्य के पास पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना में अपनी राजधानी थी। यह साम्राज्य अब तक का सबसे बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप था, जिसका विस्तार 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। उनके इस विस्तार ने अलेक्जेंडर की सेनाओं द्वारा पश्चिम की ओर वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों के विघटन का लाभ उठाया। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षत्रपों को पराजित और जीतकर उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त को यह पूरा साम्राज्य स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मगध पर हमला करने से पहले चंद्रगुप्त ने अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मगध और अन्य प्रांतों के कई युवकों को इकट्ठा किया, जो राजा धनानंद के भ्रष्ट और दमनकारी शासन से परेशान थे। साथ ही चंद्रगुप्त ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यक संसाधनों को भी जुटाया। इन लोगों में तक्षशिला के पूर्व जनरल चाणक्य के निपुण छात्र, काकेई के राजा पोरस के प्रतिनिधि, उनके बेटे मलय केतु
और छोटे राज्यों के शासक शामिल थे। चंद्रगुप्त के राजा बनने के बाद कई यूनानी मौर्य दरबार में हेलेनिस्टिक दुनिया के राजदूत के रूप में रहे। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हर मुश्किल से लड़ने के लिए सक्षम बनाया था। चाणक्य के पास बुद्धि थी और चंद्रगुप्त के पास बल। बस यही कारण था कि दोनों ने मिलकर बड़े बड़े शासकों को परास्त कर दिया था और लगभग हर जगह अपना राज स्थापित किया था। एक कहानी के अनुसार हमें यह भी पता चलता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते थे कि वे रोज चंद्रगुप्त के खाने में उन्हें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे, ताकि जब उन्हें सच में कोई जहर खिलाना चाहे तो उस जहर का चंद्रगुप्त के शरीर पर कोई असर ना पड़े। चंद्रगुप्त को एक महान राजा माना जाता है। उन्हें देश को कुप्रबंधन से बचाने और विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे अलग अलग राज्यपालों द्वारा संभाला जाता था। चंद्रगुप्त के बारे में माना जाता है कि वे सिर्फ सैन्य साहसी व्यक्ति नहीं थे और उनकी महानता केवल उनकी सेना से नहीं आंकी जा सकती थी। वे जानते थे कि एक विशाल साम्राज्य को कैसे संगठित करना है और जीतना है। उनका संगठन इतना गहन था कि वे जानते थे कि अपना साम्राज्य अपने बेटे और पोते तक के लिए कैसे बचाकर रखना है। मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियों में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को एक ही राजनीतिक इकाई में शामिल करने और लगभग 100 वर्षों तक एक शाही व्यवस्था बनाए रखने जैसी चीजें शामिल होती हैं। मैक्सथनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 7 व्यावसायिक समूह शामिल थे, जिसमें दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कारीगर, मजिस्ट्रेट और पार्षद शामिल थे। उन्होंने इन समूहों को एंडोगामस के रूप में परिभाषित किया और व्यवसायों को वंशानुगत के रूप में परिभाषित किया, जिसके कारण उन्हें जातियों का एक रूप माना जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।